नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ये आ चुका है। इकोनॉमिक सर्वे ने इंडियन गवर्नमेंट को कई मामलों पर चेताया भी है और भारत का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। आज की वीडियो में पूरा डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं इकोनॉमिक सर्वे, इस रिपोर्ट में क्या क्या कुछ है, ये होता क्या है, और आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ आप देश के नागरिक हैं तो भारत सरकार ने पिछले साल और पिछले कुछ सालों में क्या कुछ किया है उसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, तो इसलिए आप सभी को ये वीडियो ध्यान से देखनी है। अभी देखो, जब भी बजट आता है, बजट से एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। अब एक दिन पहले मतलब एक कार्य दिवस पहले आता है जनरली। तो इस बार 29 तारीख को जारी किया गया और हर बार 31 तारीख को जारी किया जाता है नॉर्मली, लेकिन इस बार सैटरडे संडे वगैरह पड़ रहा है। हालांकि इस बार बजट जो आएगा वो संडे को आएगा और संडे को ओपन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 29 तारीख को ये इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी हुआ है, जो बजट से एक दो दिन पहले आता है, आप ऐसा समझो। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट होता क्या है? देखिए, जब हम लोग बजट ला रहे होते हैं ना, तो बजट में हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि अगली साल कहाँ कहाँ पर खर्च करने वाले हैं। अगली साल बोले तो आरबीआई की भाषा में या कहें इंडियन गवर्नमेंट की भाषा में या वित्तीय बाजारों की भाषा में अगला साल या नया साल जो होता है उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और वो 1 अप्रैल से शुरू होकर के अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। यानी जो बजट आता है वो फरवरी में आता है 1 तारीख को, और उसके बाद उसमें ब्यौरा रहता है कि 1 अप्रैल से हम लोग कहाँ पर खर्च करेंगे, 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये वाला जो बजट आया हुआ है वो 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर के लिए है। लेकिन बजट में तो ये रहता है कि कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, लेकिन नया वाला बजट लाने से जस्ट पहले इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है और ये बताती है कि आपका आर्थिक स्वास्थ्य क्या है, आपने जो पिछला वाला बजट जारी किया था वो कितना खर्च कर पाए हो, और इससे पहले जो भी कुछ किया गया है देश के लिए वो कहाँ कहाँ पर कितना प्रगति है, कितना कहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब इसे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को ही भारत का आर्थिक हेल्थ कार्ड भी कहते हैं या कहें स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड भी कहते हैं, कि ये एक्चुअल दशा दिशा बताता है कि भारत इस समय किस स्थिति में है, भारत की हेल्थ पोजीशन क्या है, भारत स्वस्थ है कि बीमार है, बीमार है तो कहाँ कहाँ पर उसको सुधार करने की ज़रूरत है। ये इसीलिए बजट से पहले लाया जाता है कि अगली बार जब बजट लाना ना तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके लाना। इसलिए देखो, जो बजट आएगा वो 2026-27 लिखा रहेगा फाइनेंशियल ईयर, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा इसमें 2025-26 लिखा रहेगा, क्योंकि ये पिछली बार के बजट का ये खाका भी यहाँ पर बताएगा, साथ ही साथ हेल्थ कार्ड बताएगा, रिपोर्ट कार्ड बताएगा। अब हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे जो है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है। तो इसे देखो, याद रखना कि वित्त मंत्रालय के ही इकोनॉमिक डिवीजन के द्वारा जारी किया जाता है, तैयार किया जाता है। इसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो वर्तमान में है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी, इनकी अगुवाई में तैयार किया गया है इस बार वाला जो है। यानी कि भारत का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वही इसका मेन अध्यक्ष होता है, वही पूरा पूरा तैयार करता है। लेकिन इसको पेश निर्मला सीतारमण जी द्वारा या कहें कि जो वित्त मंत्री होती है उनके द्वारा जारी किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। अब इसे अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर भी कहते हैं। कभी कभी बार एग्जाम्स में एक दो पॉइंट में, बुलेट पॉइंट में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य कार्ड किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर किसे कहते हैं। तो ये आप याद रखना टर्म, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वही बताता है कि कहाँ जा रहे हो, किस जगह पर जा रहे हो। तो ये बैरोमीटर का काम करता है, ना केवल वर्तमान में हाल बताता है बल्कि भविष्य के सुधारों का रास्ता भी दिखाता है कि आगे आपको क्या करना चाहिए। पहले शुरुआत में जब बजट आना शुरू हुआ 1950-51 में, तब ये बजट के साथ ही आ जाता था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे इसे अलग कर दिया गया और इसे ये कहा गया कि चलो एक दो दिन पहले आ जाया करेगा। ठीक है, तो 1951 में पेश किया गया, तब साथ ही में आया था, और 1964 के बाद से इसे बजट के अलग कर दिया गया और फिर एक दो दिन पहले आता है। तो अब बजट कल आएगा, यानी 1 फरवरी को आएगा। जब मैं ये वीडियो दे रहा हूं तो 31 जनवरी आपका चल रहा है, ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के बारे में। ये अभी 51 पेजेस का पीडीएफ जारी करके वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया गया है और निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। आप भी जाकर के ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सरल और आसान भाषा में बुलेट पॉइंट के माध्यम से समझाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या कुछ मोटा मोटा मुद्दा कहा गया है, ग्राफिक्स के माध्यम से भी रहेगा तो आपके दिमाग में इमेज भी बैठ जाएगी। तो चलिए पहले तो सारांश एक जान लेते हैं, जिससे आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए। ठीक है, वैसे ये काफ़ी लंबा टॉपिक होने वाला है, तो ध्यान से इत्मीनान से बैठिए। किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखो, भारत का आर्थिक परिदृश्य 2026-27 के लिए जो होने वाला है
उसके लिए यहाँ पर इन्होंने सुझाव दिया है। इन्होंने बताया भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना 6.8 से 7.2% के बीच रह सकता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना बताया गया है। तो बताया गया 6.8% से 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट है। ध्यान रखना, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जितना भी इस बार ग्रो करेगा उस जिस दर से उसी को यहाँ पर अनुमान बताया गया है। ठीक है, महंगाई दर को बताया गया है 4% ±2%, जो आरबीआई को जो डेडलाइन दी जाती है, जो लक्ष्य दिया जाता है उसके अनुरूप ही है, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। Q2 में फाइनेंशियल ईयर 2026 में इन्होंने बताया 8.7 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अच्छी बात है। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद रिकॉर्ड निर्यात हुआ है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ सुझाव भी दिए गए हैं जहां जहां पर भारत सरकार को केयर करने की ज़रूरत है। जैसे कि ये कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से रोका जाए। इसके अलावा कहा गया है कि भाई जंक फूड पर थोड़ा सा पाबंदी लगाई जाए, जंक फूड शाम के टाइम पर प्रसारित ना किए जाए, उनके एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाई जाए, जिससे शाम के टाइम पर सबसे ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और मोटापा बढ़ता है। बच्चों में मोटापा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है आज के टाइम पर, तो इस पर रोक लगाने की बात की गई है। साथ ही साथ पे ये भी कहा गया है कि भाई देखो, जो फ्रीबीज बांट रहे हो ना, ये सबसे खतरनाक है। तो आइए चलिए एक एक करके जानते हैं सब चीज़ों को। तो देखिए, संसद में 29 जनवरी को पेश हुआ और इसमें सबसे ज़्यादा ये कहा गया कि इस राज्यों के द्वारा जो मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटी जा रही है ना, क्योंकि राज्यों के द्वारा ना अब एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कि कन्या दीदी बहनी योजना, अम्मा योजना, माई योजना, ये सब ला करके जो फ्रीबीज बांटी जा रही है, इससे एक्चुअल में नुकसान हो रहा है। क्योंकि वोट तो तुम पा जा रहे हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या जो भी मतलब आम आदमी पार्टी हो, जो भी सत्ता में है वो सब खूब भर भर करके खूब बांट रही है रेवड़ियाँ मुफ्त की। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है कि इससे ना सड़कों पर खर्च हो पा रहा है, ना अस्पतालों पर, ना स्कूलों पर, इन सब जगहों पर खर्च नहीं हो रहा है। लोग चुनाव जीतने के लिए देख रहे हैं कि कौन ज़्यादा वोट में हिस्सा ले रहा है, कौन ज़्यादा वोटिंग कर रहा है, उसको फ्रीबीज बांट दो, उसको ऐसी योजना ला करके कुछ ना कुछ ऐसे गिफ्ट कर दो, बिना मेहनत के उसे मिल जाए। तो और इसमें सबसे ज़्यादातर महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, महिलाओं को लेकर के, क्योंकि आप देखा जा रहा है वर्तमान में ना, पार्टियां देख रही हैं कि महिलाएं घर पे मैक्सिमम रहती हैं और वो ही सबसे ज़्यादा मात्रा में वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं। बहुत लोग जो है जो नौकरी पेशा करने के लिए बाहर जाकर रह रहे हैं, तो जब चुनाव होता है तो लोगों का इंटरेस्ट उतना नहीं है, भाई अपना नौकरी धंधा छोड़ करके कौन आएगा गाँव में जा करके वोट देगा। तो इसलिए लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है मेल में इन कंपेयर टू फीमेल्स। तो इसलिए फीमेल्स को लेकर के ज़्यादा फ्रीबीज योजनाएं आ रही हैं और इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है कि इसी की वजह से उनको फ्रीबीज दी जा रही है पार्टियों के द्वारा। इसके बाद वो जीत जा रहे हैं चुनाव। आपने अभी बिहार का ताज़ा उदाहरण देखा, इसके अलावा मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश में तो खैर अभी नहीं शुरू किया गया, लेकिन और भी जहां जहां पर भी चुनाव हुए उसमें बहुत ही व्यापक रूप में ऐसी चीज़ें, ऐसी योजनाएं देखने को मिली हुई हैं। तो देखो, इसको लेकर इकोनॉमिक सर्वे ने यहाँ गंभीर चिंता जताई है। इन्होंने कहा कि बिना शर्त के जो कैश ट्रांसफर किया जा रहा है ना, इससे राज्यों की संख्या 5 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा करने वाले राज्य अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अभी खुल करके नहीं आई है, लेकिन मतलब समझो पार्टी वाइज वही हो रहा है ना, बीजेपी भी ऐसे ही कर रही है। तो देखो, अब इसमें क्या कहा गया कि फ्रीबीज से काम करने की इच्छा में कमी आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बता रही है, जो सरकार ने खुद ही जारी किया है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जारी किया है और इसी में पूरा चीज़ें बताया गया है। ठीक है, तो इस सर्वे में माना गया है कि कैश ट्रांसफर से गरीब परिवारों को तुरंत राहत तो मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उनके नुकसान होता है। एक बार तो पा गए 10,000, कितने दिन चलाओगे? उसके बाद एक बार तो 2,000-3,000 पा गए, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए कैसे क्या करोगे आप? यहाँ पर ये कहा गया कि देखो, ये खुद काम करने वाली महिलाओं की आय का 87% तक फ्रीबीज मिल रहा है। मतलब आप समझो, जब महिला खुद काम करती तो 100% अगर कमा लेती थी, अब 87% उसे फ्रीबीज मिल जा रहा है। तो इससे फिर काम में करने की इच्छा में कमी आ रहा है। भाई देखो, जब काम करते थे तो 100% मिलता था, अब बिना काम किए ही लगभग 87% 90% मिल जा रहा है पैसा, है ना। मान लो जैसे काम करते थे तो 10,000 कमाते थे, बिना काम किए अब 9,000 तक मिल जा रहा है, तो काम करने का मन करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए काम करने की इच्छा में कमी देखने को मिल रही है कि भाई घर बैठे ही जब मिल जा रहा है तो करने की क्या जरूरत है। अब इससे लेकिन फिर लॉन्ग टर्म के लिए खतरा हो जाता है, क्योंकि उससे आलस वाला
वही हालत आ जाती है। मतलब एक बार वही अमरीश पुरी वाला डायलॉग कि एक बार लत लग जाने दो इन लोगों को, है ना एक बार आदत लग जाने दो मुफ्त की रेवड़ियाँ खाने को, वही बात है। तो हालांकि सर्वे ने यह भी रिस्क बताया है कि बिना शर्त के मिलने वाले पैसे की योजनाओं में स्किल डेवलपमेंट नहीं जोड़ा गया है, तो काम करने की इच्छा में कमी आ सकती है। इस सर्वे में सुझाव दिया कि भारत को मैक्सिको और ब्राजील जैसे देशों से सीखना चाहिए। एक टाइम पर ये भी ऐसा करते थे। वेनेजुएला का उदाहरण लो, एक टाइम पर वेनेजुएला इतना अमीर हो गया था कि उसकी सड़कों पर लग्जरी गाड़ियों के अलावा कोई गाड़ियां ही नहीं दौड़ती थी, क्योंकि उसके पास खूब तेल था, खूब तेल बेचता था। फिर उसके बाद उसके जो नागरिक थे उनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं, उनको कह दिया गया कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम लोग बिल्कुल बस पैसे उड़ाओ, खूब खूब महंगे महंगे शराबे मंगाते, खूब बढ़िया से एंजॉय करते, पार्टी करते। फिर धीरे धीरे जब काम करने की इच्छा ही सब में खत्म हो गई, धीरे धीरे लॉस होना शुरू हुआ और रोड पे आ गए। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि अब बोरा भर भर करके ले जाओ पैसे तो फिर दूध मिलता है ना, बेसिक सामान मिलता है, खरीदने को मिलता है। तो ये स्थिति आ गई, क्योंकि काम करने की जब इच्छा खत्म हो जाती है नागरिकों में, तो वो जीडीपी को भी नुकसान करता है, करेंसी को भी डाउन करता है, क्योंकि एक टाइम पर आने के बाद आपको मुद्रा की वैल्यू आपकी खत्म होने लगेगी। तो देखिए, कैश ट्रांसफर कुछ शर्तों को जोड़ा गया, जैसे बच्चों का स्कूल जाना, नियमित हेल्थ चेकअप, इन सब में करो ना, सही बात है। आप शिक्षा को मुफ्त करो, आप हेल्थ को मुफ्त करो, वहां पर रेवड़ियां बांटो तो समझ में आए। ये क्या कि घर बैठे ही आप बस महिला हो तो फिर आपको मिल जाएगा। इसके बजाय आपको ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां पैदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करने की कोशिश करो, ऐसे इंडस्ट्री लगाने का प्रयास करो जिसमें लोग जाकर के काम करें और उसके बाद कमाएं। ऐसा करो कुछ जिससे वो अपना खुद का भी वैल्यू महसूस करेगा, इज्जत महसूस करेगा, और थोड़ा सा वो अगर सोचेगा कि अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो हम एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें इतना मिल रहा है तो बस इतना ही मिलेगा। अगर सोचो तुम कि जो महिला, जो बालिका जो और अच्छा कमा सकती थी अपना जॉब अगर पा करके, अगर वो स्किल को इम्प्रूव करती, उसको 1500 रुपये दे करके उसकी सीमित कर दिए उसकी इच्छाओं को, 1500 1000 रुपये देकर या 2000 रुपये देकर। अब वो आगे का कुछ सोच नहीं पा रहे, सोच रही भाई ठीक है मिल रहा है 2000, क्या दिक्कत है, पढ़ते रहते हैं या फिर घर पे बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जब थोड़ा सा जो जरूरत पड़ती है, आवश्यकता या आविष्कार की जर्नी है, जब जरूरत पड़ती है तो हाथ पाँव लोग मारते हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब निकाल लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ें, और जब जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको बढ़ानी चाहिए, तो इन पर खास और गंभीर चेतावनी दी है इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ने। इसके अलावा देखिए, जंक फूड पर भी चिंता जताई गई है। जंक फूड में कहा गया है कि 15 से 49 वर्ष की 24% महिलाएं और 23% पुरुष जो हैं ये मोटापे का शिकार हो रहे हैं। 2020 में 3.3 करोड़ से अधिक बच्चे मोटापे का शिकार थे। मोटापा का सबसे बड़ा कारण जंक फूड बताया गया है। 2035 तक बताया गया कि 8.3 करोड़ तक आंकड़ा पहुंच सकता है ये। अब इसमें 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए तो और बड़ी टेंशन है। 2015-16 में ये 2.1% था रिपोर्ट, और 2019 से 21 के बीच में 3.4% हो गया। जबकि 2019 से 21 के बीच में कोविड आया था और उस दौरान लगभग 1 साल तक चीज़ें सब बंद थी, बाहर और कोई उतना निकल नहीं रहे थे, तब इतना आया है। यानी अगर इसी को 2023-24 वाला आंकड़ा जोड़ा जाए तब ये संख्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके बाद मार्केट ओपन हुई, लोग बाहर निकलना शुरू किए और उसके बाद फिर और तेज़ी से जंक फूड कंज्यूम करने लगे। तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है यानी यूपीएफ है, ये डिब्बा बंद और जंक फूड है, इनसे सबसे ज़्यादा मोटापे हैं जो बढ़ रहे हैं। 2009 से 2023 के बीच जंक फूड की बिक्री 150% से ज़्यादा बढ़ गई है। इसके लिए कहा गया है ना कि जंक फूड के जो विज्ञापन हो ना, वो 12 बजे रात से देना शुरू करो। मतलब बच्चों को मोटापे को नियंत्रित करने के लिए सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक, सुबह 6 से रात 11 बजे तक कोई भी जंक फूड के कोई विज्ञापन नहीं दिखने चाहिए, है ना। जो बर्गर, पिज्ज़ा ये सब वगैरह दिखता है ऐड, इसका ऐड पर रोक लगाया जाए, क्योंकि देखने से ना जीभ लपलपाती है और उसके बाद भी खाने का मन करता है, लोग ऑर्डर करते हैं, है ना। तो इसलिए जो है इस पर लगाने की बात की गई। इसके बाद दूसरी चिंताएं, पहले मैं चिंताएं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद भारत के बारे में हेल्थ कार्ड भी बताया जाएगा, भारत कहाँ पर है। अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में कहा गया कि सोशल मीडिया करने के लिए इस्तेमाल उम्र सीमा तय किया जाए। अब इसमें ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो जिम्मेदार बने, अच्छे से स्ट्रिक्टली ये रूल उनको लगाया जाए कि कितने उम्र के हो उसको वेरीफाई करके ही उसका सोशल मीडिया एक्टिवेट किया जाए। ये नहीं कि बस सिर्फ पूछ लेता है कि आर यू 16+, आर यू 17+, वहाँ पर ओके कर दो, यस कर दो, नो कर दो, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं। स्ट्रिक्टली ये चेक किया जाए, उम्र का सत्यापन किया जाए कि वो 16 साल से कम तो नहीं है। अगर 16 साल के कम उम्र के कोई बच्चे हैं, कोई युवा हैं, तो उनको सोशल मीडिया उनके लिए एक्टिवेट ही ना हो, ये भी करने का सुझाव दिया गया है। एक बात और याद रखना, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है सुझाव देती है, उसको लागू ही करे गवर्नमेंट, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। ये वैसे ही है जैसे भारत का नीति निर्देशक तत्व है ना, डीपीएसपी है, कि ये
दिया गया है प्रावधान, लेकिन इसको लागू ही करे इसके लिए कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। ऐसी ये भी है। अच्छा, सोशल मीडिया से प्रॉब्लम क्या है? सोशल मीडिया प्रॉब्लम यह है कि अगर लंबे समय तक उपयोग करता है कोई, तो इससे नींद को आपको सबसे बड़ी दिक्कत आती है, नींद नहीं आती, अनिद्रा वाली चिंता बढ़ जाती है। इसके अलावा डिप्रेशन वगैरह की चीज़ें आती है देखने को। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे देश जो हैं 16 साल से नीचे की उम्र के लोगों को सोशल मीडिया यूज़ करने पर बैन कर दिया है, वहाँ पर बच्चे नहीं यूज़ कर पाते हैं। स्टूडेंट्स को साधारण फ़ोन दें, ये भी कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं इनको डिजिटल लत से पढ़ाई, वर्क प्लेस या उत्पादकता पर इससे बुरा असर पड़ रहा है। वो पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन बीच में एक नोटिफिकेशन आ जाता है टुन, उसके बाद वो चले जाते हैं रील देखने, इंस्टाग्राम वो देखने, या फिर किसी का स्टेटस लगा लिए। आजकल स्टेटस वाला तो बड़ा बवाल चल रहा है। किसी का स्टेटस हुआ तो उस पर वो लिंक डाल देता है केवल। अब लिंक क्लिक करके पहुँचे तो पहुँच जाएंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब वहाँ पहुँच गए तो उसके बाद फिर वो इतना इंगेजिंग होता है कि स्क्रॉल करते रह जाओ, भूल जाओ कि हम कहाँ से आए थे, व्हाट्सएप का लिंक देख करके आए थे स्टेटस, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इतना इंगेजिंग इसलिए बनाया जाता है इसको कि लोग फंसें, और इससे बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है, खासकर स्टूडेंट का। यहाँ बताया गया है कि 75% छात्रों ने माना है कि वो स्टडी करते समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान भटक जाता है उनका। इसलिए मेरी भी आप लोगों से गुजारिश है कि स्टेटस में जो केवल लिंक लगाए उसको तो क्लिक नहीं करना है ना। जो केवल लगाते हैं वीडियो का लिंक, नहीं, उससे पूछो कि भाई या तो वीडियो ही डाउनलोड करके भेज दो, या तो फिर उस पर कुछ लिखो कि वो आपके इंटरेस्ट का है कि नहीं, तब उसे आपको पता चल जाए, तभी आप इंटर करो, है ना, कि देखना है कि नहीं। तो कुछ हद तक तो कम ही होगा। महंगाई पर बात करते हैं। महंगाई पर यहाँ पर अच्छा संकेत दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है कि आरबीआई और आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि आने वाले साल में महंगाई दर धीरे धीरे बढ़ेगी। ये 4% जो ±2% आरबीआई को जो गाइडलाइन दी जाती है कि इतने पर ही रखो महंगाई, वो इतने पर ही चल रहा है तय लक्ष्य के मुताबिक। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, महंगाई नहीं बढ़ रही है इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। खरीफ की अच्छी फसल पैदावार, रबी की बेहतर बुआई को देखते हुए दिसंबर 2025 में आरबीआई ने 2026 के लिए महंगाई दर 2.6% से घटाकर 2% तक कर दिया था। ये अब ये मत कहना कि जैसे हर चीज़ तो महंगी हो रही है सर, तो कैसे कह रहे हो महंगाई नहीं बढ़ रही, वो अलग टर्म है। यहाँ जो है ना महंगाई दर जो आता है, वो आरबीआई को ये रेगुलेशन दिया जाता है कि 4% ±2% के आसपास रहना चाहिए, यानी कि 2% से लेकर के 6% के बीच महंगाई दर रखना चाहिए। इसके अंदर अगर महंगाई दर है तो मतलब आपकी इकोनॉमी जो है हेल्दी कंडीशन में हो, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा। तो ये एक इकोनॉमिकल टर्म है, इसको आप ध्यान रखना। अगर 6% से ऊपर जा रही महंगाई तो मतलब गंभीर चेतावनी है, सोचने वाली बात है। तो देखो अगुवाई का, जैसे आप पाकिस्तान वगैरह में देखो कभी कभी 40% महंगाई दर चली जाती है ना। आरबीआई ने अनुमान बताया कि 2027 की पहली और दूसरी तिमाही जो होगी, Q1 और Q2, इसमें महंगाई दर 3.9 से 4% के बीच रहेगी। तो ये भी अच्छा संकेत है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। पिछले 5 सालों में भी अगर रिटेल महंगाई या खुदरा महंगाई देखेंगे तो 5.5% से घटकर 4.3% पर आई है। तो आप ये देख सकते हो आंकड़ा 2025-26 में जो आरबीआई का अनुमान है उसके अनुसार 4.3% तक है। तो ये अच्छा संकेत है। अब आते हैं जीडीपी पर। जीडीपी के बारे में क्या कहा गया है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो जीडीपी के बारे में बताया गया है कि भाई अगले वित्तीय वर्ष जो होगा, अगर FY27 लिखा है तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026-2027, ठीक है, 2026 से 2027। इसमें बताया गया भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% से 7.2% के बीच रहेगी। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे। वैश्विक स्तर पर तनाव और अस्थिरता के बावजूद भारत की इकोनॉमी हेल्थ कंडीशन में है, अच्छी बनी है, रफ्तार मजबूत पकड़े हुए है, कोई दिक्कत कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है। जबकि भारत पर 50% का हैवी टैरिफ भी लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भारत की इकोनॉमी रफ्तार पकड़ी हुई है। ये दर्शाता है कि भारत कितनी तेजी से बढ़ रहा है और भारत कितना सबको चीरने फाड़ने वाला है। देखो सर्वे के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में, यानी कि वर्तमान जो चल रहा है 2025-26 का, इसमें विकास दर 7.4% की रहने की उम्मीद है। और आरबीआई ने 7.3% जो बताया था उससे भी ज़्यादा है, यानी आरबीआई के अनुमान से भी ज़्यादा की उम्मीद से हम लोग इस बार रफ्तार पकड़े हुए हैं। और अगला वाला तो रफ्तार मैंने आपको बताया ही। अब देखो ये रफ्तार 2025-26 में तो ये बताया, इससे पहले क्या रहा था? इससे पहले आप देखोगे 21-22 में 8.7%। सोचो आफ्टर कोविड है। 2022-23 में 7.2, 2023-24 में 8.2, 2024-25 में 6.5, 2025-26 में 7.3,
दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जर इकोनॉमी है। मतलब बड़ी इकोनॉमी में अगर बात किया जाए तो सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी है। आप चाइना को देखोगे 4% के आसपास में जीडीपी ग्रोथ रेट है। अमेरिका 1.2% से 2 समथिंग परसेंट के आसपास जीडीपी ग्रोथ रेट रखता है। जर्मनी वगैरह तो माइनस में चल रहे हैं या 1% पर करते हैं। और भारत जो है 7%, 8%, 6%, 6.5%, मतलब 6% के नीचे तो आया ही नहीं। तो भारत बहुत तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, वो भी मेजर वाले में। ठीक है, नौकरी में बात करें तो नौकरी में यहाँ गंभीर चिंता भी बताई गई है। देखिए, अप्रैल से जून 2025 में भारत में 15 साल से ज़्यादा उम्र के 56.2 करोड़ लोग रोजगार में थे। 2026 की पहली तिमाही में अप्रैल से जून के मुकाबले दूसरी तिमाही में यानी जुलाई से सितंबर में करीब 8.7 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं। टैक्स सुधार, नियमों के सरलीकरण और राज्यों द्वारा किए गए श्रम सुधारों की वजह से इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में भर्तियां हुई हैं, लेकिन इज नॉट एनफ। ठीक है, गिग वर्कर्स भी कमाई का बड़ा जरिया बनकर उभरा है, ये इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। गिग वर्कर आज के टाइम पर ना, गिग वर्कर इतना मात्रा में बढ़ रहे हैं, ये दर्शाता है कि आपके देश में बेरोजगारी कितनी है और यहाँ पर टॉर्चर कितना हो रहा है, मतलब कंप्रेस कितना किया जा रहा है। इसी वजह से लोग उस काम को छोड़कर, अगर कर भी रहे हैं, छोड़कर गिग वर्किंग का काम कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं जो, वो भी अपना गिग वर्किंग से कमाई कर रहे हैं। तो गिग वर्कर बढ़ना देश में ये दर्शाता है कितनी बेरोजगारी थी। और इसीलिए आपने देखा भी पिछले दिनों में गिग वर्कर्स ने एक बार हड़ताल भी किया था, मतलब 31 दिसंबर के आसपास में, है ना। तो बहुत सारी उनकी मांग मानी भी गई। तो गिग वर्कर होता क्या है, वैसे मैं आपको बता दूं, जो लोग काम के बदले पैसे पाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अभी आप देख रहे हो जो डिलीवरी करके और कुछ काम करके चला करके पैसे कमा रहे हैं, उन्हें गिग वर्कर्स कहते हैं। जैसे ओला उबर के ड्राइवर्स हो गए, जैसे स्विगी जोमेटो और ऐसी कंपनियों के फूड डिलीवरी पार्टनर हो गए, ये सभी गिग वर्कर्स हैं। मतलब दिन भर में जितना काम करेंगे उतना वो कमाई करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ कंपनियों की ज़रूरत और युवाओं की स्किल के बीच का गैप कम करना होगा। इसके लिए स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग भी देने का सुझाव दिया गया है। तो सरकार ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने पर काम कर रही है जहां सारा डेटा एक जगह होगा और इसके लिए गिग वर्कर्स का भी डेटा इसमें शामिल किया जाएगा। हालांकि दिक्कत वाली बात यह है कि सरकार गिग वर्कर को भी अपने मामले में जोड़ लेती है, रोजगार के मामले में, जबकि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है। क्या रोल है भाई? एक इंश्योरेंस पॉलिसी तो लागू नहीं करवा पाए हो अभी तक। जब उस दिन माना जाएगा सरकार का रोल, जब ये कह दे गवर्नमेंट कि हाँ, जो भी गिग वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो निकाले जाएंगे कि नहीं निकाले जाएंगे, कि जिम्मेदारी सरकार की होगी और सरकार उनको निकालने नहीं देगी, वो भी सिक्योर महसूस कर पाएंगे। दूसरा, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम रहेगी, मुफ्त दी जाएगी, चाहे कंपनी के द्वारा दी जाएगी, कि अगर कहीं वो एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी वो कंपनी उठाएगी उसकी हेल्थ की। नहीं तो पता लगे वो बेचारा दौड़ रहा है को लेकर के बाइक वगैरह, उसके बाद हाथ पैर टूट जाए, सब बर्बाद, सब खत्म, जितना कमाया था सब गया। तो ऐसा ना हो। हाँ ठीक है, उसके बाद जोड़ना फिर कि अपने में हाँ हमने दिया रोजगार, वैसे तो हमें नहीं लगता जोड़ना चाहिए। खेती किसानी में बात किया गया है, देश की आधी आबादी खेती पर निर्भर है। इकोनॉमिक सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2026 में एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.1% रहने की उम्मीद है। 2024-25 में पैदावार अनाज की 3,320 लाख टन था और ये रिकॉर्ड स्तर है। महंगाई को काबू कर रखने में काफ़ी मदद इससे मिली है, यानी हम लोग अनाजों का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, जिससे एक्सपोर्टेशन भी हो रहा है अच्छा खासा, इसलिए महंगाई पर भी काबू में है और भारत में भी सप्लाई हो रही है, तो महंगाई उतना नहीं बढ़ पा रही। अगर यही उत्पादन इतना ना होता तो हम लोग को खरीदना पड़ता और सप्लाई में भी कमी होती, तो डिमांड बढ़ती, तो इसलिए महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाती। तो कहीं ना कहीं खेती किसानी ने संभाले रखा है और ये भारत सदियों से, मतलब पहले से ही भारत को यही पूरा अभी तक लेकर ढो रहा है ना। सरकार का फोकस अब केवल पैदावार बढ़ाने पर नहीं बल्कि किसानों की आय सुरक्षित करने और बेहतर स्टोरेज सुविधाओं पर ये भी है कि दुनिया में जारी ट्रेड वार के बीच भारत अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि एक देश पर निर्भरता ना हो। और इसी वजह से आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा कि भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर में यूएस को घुसने भी नहीं दिया, क्योंकि अगर यूएस आ जाता तो फिर भारतीय किसानों को खतरा होता है इससे। सरकारी कर्ज की बात की गई कि केंद्र ने राजकोषीय घाटा को कम करने का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया। राजकोषीय घाटा क्या होता है? जितना अपने पास कमाई हो रही है उससे ज़्यादा अगर खर्च हो जा रहा है तो यानी राजकोषीय घाटा है। मतलब आपके पास जितना राजकोष है ना, उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो, तो ये आपका राजकोषीय घाटा कहलाता है ना, कि आपने राजकोष से ज़्यादा जितना कमा रहे हो देश भर में जीडीपी वगैरह, जीएसटी वसूली करके या बाकी टैक्स वसूली करके, उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हो।
तो राजकोषीय घाटा अगर 4% 5% के आसपास में है तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन और ज़्यादा बढ़ जाता है तब दिक्कत और टेंशन वाली बात होती है। तो देखिए 4.4% का लक्ष्य था और वो तय समय से पहले ही भारत ने हासिल कर लिया। 2024-25 में 4.8% था लक्ष्य और उपलब्धि मिला, अनुमान से बेहतर आया। 2023-24 में सुधार किया गया, 2022-23 में सुधार की ओर बढ़े, 2021-22 में बहुत ज़्यादा हाई था, राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जो कि कोविड का असर भी दिखाता था, क्योंकि कोविड में सब चीज़ें बंद थी तो उतना ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। जब इकोनॉमी चलती है तभी सरकार कमाती है ना। तो ये हुआ। अब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये फॉरेक्स रिजर्व। तो फॉरेक्स रिजर्व जो है ना, इसमें देखिए दुनिया भर में मंदी चल रही है, लेकिन भारत का स्थिति बहुत ही बेहतर है। भारत की विदेश मुद्रा भंडारण 2023-24 में $668 बिलियन था, 2024-25 में ये $701 बिलियन हो गया। भारत का जितना भी भंडार रहेगा, जितना ज़्यादा डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया उतना ही मजबूत रहेगा। हालांकि अब आप सोच रहोगे कि डॉलर के मुकाबले रुपया तो 91-92 पहुंचा हो तो मजबूत कहाँ हुआ। तो देखो जिस प्रकार की क्राइसिस चल रही है, ग्लोबल क्राइसिस ना, बाकी करेंसी उठा करके देखोगे तो भारत की करेंसी काफ़ी स्टेबल है, बची हुई है कि एक ही 2 रुपये करके आगे पीछे हो रही है। वरना जिस टाइप का ट्रम्प हुआ है ना, ये उथल पुथल पूरा मचा करके रखा हुआ है, दुनिया भर में इतना हाई इन्फ्लेशन बढ़ा दिया हुआ है। तो इसलिए इस मुकाबले भारत जो है अभी स्टेबल है और भारत विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ाने पर भी लगा हुआ है। हालांकि जब कभी कभी और ज़्यादा गिर जाता है तो आरबीआई उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा क्या करता है कि सोना बेच देता है, डॉलर को और खरीद लेता है, तो इससे थोड़ा बहुत स्टेबल बना हुआ है, वरना अब तक 100 पार हो जाती और होगा जरूर 100 पार, है ना। आने वाले कुछ सालों में हो सकता है या कुछ महीनों में भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो दुनिया के व्यापार में अनिश्चितता के बावजूद भारत का कुल एक्सपोर्ट जो है ये 2025-26 में $825.3 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और ये रफ्तार 2026 में जारी है। और ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है भारत के लिए कि भारत ने, जहां पर अमेरिका ने भारत को 50% टैरिफ लगाया, वहां पर भारत ने एक्सपोर्ट को और डाइवर्सिफाई किया और एक्सपोर्ट्स में रफ्तार जारी रखी कि चलो ठीक है, अमेरिका में नहीं बेचेंगे, बाकी देशों में बेचेंगे। इसके लिए भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया। अभी ईयू से मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील की, मतलब जितना भी ट्रेड डील हुआ ना दुनिया भर में, उसका सबका अकेला ही सबका बाप नहीं करेंगे, मम्मी है। क्यों? क्योंकि 25% का अकेले ही जीडीपी रखता है ये ट्रेड डील भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में अकेले यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 देश हैं। इसके अलावा पिछले हम लोगों ने 5 सालों में 8 देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। पिछले 5 सालों में सोचो, भारत ईयू से हुआ, सबसे बड़ी जो हुआ भारत और ईयू के बीच में, जो अभी हाल फिलहाल में हुई 26 जनवरी को। इसके अलावा भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ, भारत और ओमान के बीच में हुआ, भारत और यूके के बीच में हुआ, है ना। ये सब हो गया है, लागू होना है। तो अब यूके जो है ये यूरोपियन यूनियन से आगे अलग हो गया था, ब्रेग्जिट हो गया था। तो बाकी यूरोप से तो हम लोगों ने कर लिया, उससे पहले हम लोगों ने यूके से भी कर लिया था, मतलब पूरा यूरोप हम लोग से फ्री ट्रेड कर रहा है आज। इसके अलावा भारत यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ है जो इससे किया, EFTA से। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने 2022 में किया था, 2022 में यूएई से किया था, 2021 में मॉरिशस से किया था। तो पिछले 5 सालों में 8 देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। इसके अलावा अभी हम लोग रुके नहीं हैं, अभी और देशों से बातचीत चल रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया से और ज़्यादा बातचीत चल रही है अभी कि और किया जाए इफेक्टिव। भारत श्रीलंका से चल रहा है, भारत पेरू से चल रहा है, चिली से चल रहा है, USA से द्विपक्षीय व्यापार ट्रेड डील होने की बात चल रही है। USA को तो घुटने पर ला दिया गया है एक प्रकार से, है ना। जिस हिसाब से वो 50% टैरिफ लगाया और सोचा कि भारत को मजबूर कर देंगे उसकी शर्तों को मानने के लिए, एग्रीकल्चर मार्केट में घुसने के लिए भी भारत राजी हो जाएगा, लेकिन भारत माना नहीं। भारत ने अपना एक्सपोर्ट और डाइवर्सिफाई कर दिया, बाकी देशों को बेचना शुरू कर दिया और उनसे ट्रेड डील करना शुरू कर दिया। इससे ट्रंप को नुकसान भी काफ़ी हो रहा है, क्योंकि अब ट्रंप के हाथ से सब निकलते चले जा रहे हैं। उधर यूरोप निकला, कनाडा भी पहुंच गया, चाइना, यूरोप भी पहुंच रहा है, चाइना। तो अब ट्रंप खिसिया रहे हैं कि भाई हम तो अलग थलग पड़ गए हैं। भारत कोरिया के बीच में हम लोग अपग्रेड करने की बातचीत कर रहे हैं, साउथ कोरिया में। आसियान देशों पर भी बातचीत समीक्षा कर रहा है। तो यानी भारत अभी रुका नहीं है और चीज़ों पर काम कर रहा है कि और हम लोग कहाँ कहाँ से ट्रेड अपना बढ़ा सकते हैं। तो भारत
इसीलिए रफ्तार पकड़ा हुआ है, इसीलिए भारत में लोग इच्छा जाहिर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की भी। खैर, यहाँ पर जो सुझाव दिए गए हैं ये आपके लिए भी है ना, आपको सख्ती से लागू करना है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इकोनॉमिक सर्वे में सुझाव दिया गया है तो फिर हम लोग भी ना माने। आपके घर में भी अगर 16 साल से नीचे उम्र के हैं बच्चे, उनको सोशल मीडिया से दूर रखिए, रील्स वगैरह नहीं चलाकर पकड़ा दिया कीजिए। इसके अलावा जंक फूड अगर खाते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा कमी लाइए और कोशिश करिए धीरे धीरे पूरा कमी लाने की। मुफ्त की रेवड़ियों पर सरकार को घेरते रहिए, नापते रहिए। और एमजेटी एजुकेशन भी हमेशा इस चीज़ का धुर विरोधी रहा है। ये जो अम्मा दीदी बहनी योजना होती है सबसे खतरनाक है, ठीक है। खैर, ये तो थी इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो। आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने लेखपाल की ई बुक आ चुकी है। जो लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यूपी में, उनके लिए ज़बरदस्त ई बुक आई है। आप लोग पूछ रहे थे ना इंडेक्स में क्या कुछ है, तो देखिए ये भाग 1 है। 3 भाग में हम लोग लॉन्च किए हैं ई बुक। भाग 1 में ये है विषयगत ज्ञान है, जो लेखपाल का सिलेबस है बिल्कुल हूबहू। भाग 2 में हम लोग कंप्यूटर लॉन्च किए हैं और भाग 3 में उत्तर प्रदेश विशेष है, ठीक है। ये 3 भाग लेकर के आप लेखपाल की ई बुक ज़बरदस्त तरीके से लेखपाल भर्ती में जाकर फोड़ आ सकते हो। आप देखोगे हर चीज़ को यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ कवर किया गया है, इसको आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो करंट अफेयर का महत्व रहता ही है। तो 6 मंथ की और सालाना ई बुक भी अपनी आई हुई है, इसको भी आप जाकर ले सकते हो। कहाँ से लोगे ये सब आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। देखिए किस इस प्रकार से अपने कंटेंट होते हैं, टेबल, चार्ट, इन्फोग्राफिक्स, क्वेश्चन आंसर मोड, ये सब रहता है। तो इसको लेना कहाँ से है? लेना है एमजेटी ऐप से। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करो। फ्री मटेरियल भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारे स्टडी मटेरियल, उसको भी आप जाकर के यूज़ करो, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करो थोड़ा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे ही कर सकते हो, व्हाट्सएप के जरिए भी ई बुक्स ले सकते हो यूपीआई के माध्यम से। अगर आप ऐप नहीं डाउनलोड कर पाते तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और उसके बाद फिर आप प्राप्त कीजिए ई बुक को। तो बस ये थी हमारी वीडियो। कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जरूर डाउनलोड करके रख लो, एग्जाम देने जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।